Hello everyone, welcome you all on our channel. Let's find out our own way. मैं ज्योति आज अपनी इस क्लास के अंदर एक टॉपिक को कराने वाली हूँ जिसको हमने पहले अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर किया था। तो आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपीजीपी की बातें। अब एपीजीपी की बातें आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा जो कि एक सिंगल वीडियो होगी। अब ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिस वीडियो के अंदर हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने एपी से। भाई एपी की फुल फॉर्म आपको पता है, ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो होगी, प्रोग्रेस तो होगी, बट एक वे में होगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ टर्म्स है जो कि आपकी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब इस सीक्वेंस के अंदर हम बात करने वाले हैं टर्म्स की, जिसके अंदर पहली टर्म आपकी a हो सकती है, देन a प्लस d होएगी, देन a प्लस 2d हो सकती है, एंड देन सो ऑन। यहाँ पे जो आपको ये d दिख रहा है, ये d आपका कॉमन डिफरेंस है। भाई सबसे मेन जो बात है हमारी एपी की वो यही है कि यहाँ पे हमारा क्या दिखता है, कॉमन डिफरेंस दिखता है। बहुत सारी सीक्वेंसेस आपको गिवन होंगी, उसमें से एपी की पहचान करने के लिए आप उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस लेंगे और वो डिफरेंस बिल्कुल कॉमन आने वाला है। कैसे, देखो इसका डिफरेंस इससे आया d, इसका डिफरेंस इससे आया d, इसके अंदर जितनी भी हमारे सीक्वेंस के अंदर टर्म्स होने वाली है उन सभी का कॉमन डिफरेंस d हमें मिल जाएगा। अब देखो भाई, अब हम बात करते हैं इसकी कि हमारे पास अगर इसी तरह की, क्या हमारे पास इसी तरह की कोई सीक्वेंस गिवन हो जिसके अंदर टर्म्स हमारे इसी फॉर्म में हो, a प्लस t, a प्लस 2d अप टू सो ऑन, इस तरह से दे रखे हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस की अगर मुझे nth टर्म फाइंड करनी है तो उसको हम डिनोट करते हैं इस tn से। ठीक है, नोटेशन अलग हो सकती है, हम a एंड b बोल सकते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज a प्लस n माइनस का 1 इंटू t। a क्या है, a आपकी इसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, n क्या है, n वो टर्म जो आप निकालना चाह रहे हैं, और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। अभी आपने क्या देखा, सिर्फ अभी आपने देखा कि आपको nth टर्म किस तरह से फाइंड करनी है। अगर nth टर्म की जगह आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो उसकी नोटेशन आपकी होती है, दैट इज Sn। दिस इज इक्वल्स टू n ओवर 2, क्या, n ओवर 2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। ठीक है, ये कब, जब आपके पास इस तरह से गिवन हो, या अगर आपको डायरेक्ट ये कह रखा हो कि भाई कोई सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपके पास गिवन है, देन फाइंड आउट द सम ऑफ दीस टर्म्स, में 4 टर्म 5 टर्म जितनी भी आपको दे रखी हो, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो होगा हमारा n ओवर 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं अपनी एपी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में, जो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म्स में आपको आंसर प्रोवाइड करेगी। कैसे, देखो अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास सीक्वेंस गिवन नहीं है, सीक्वेंस गिवन नहीं है, आपको सिर्फ ये कह रखा है कि आपकी सीक्वेंस की n टर्म्स का सम Sn है, ये गिवन है बस। अब आपको फाइंड करनी है जो सीक्वेंस का nth टर्म ही है ना, उसी सीक्वेंस की, सो सम ऑफ n टर्म्स जो ये गिवन है उसी की आपको nth टर्म फाइंड करनी होगी। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है भाई, तो देखो tn की क्या वैल्यू होगी, वो होगी हमारी Sn माइनस Sn माइनस का 1। कैसे निकलेगा, Sn आपको दे रखा है, अगर आप n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी, और इन दोनों के डिफरेंस को फाइंड करके
आप झट से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि डाटा यही है, डाटा यही है कि आपको n टर्म्स का सम दे रखा है, आप फाइंड करो भाई उसके कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस हमने देखा था कि d से डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू s2 माइनस 2 टाइम ऑफ s1। अब ये कैसे निकलेगा? अब आप अगर आप इसी टर्म जो आपका गिवन डाटा है उस डाटा के अंदर n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू को पुट करो और अपने आंसर को पाओ, है ना? अच्छी ट्रिक। आप देखो भाई, अगर आपको ऐसे ना कह के ये कह रखा हो क्या कि अगर आपका ये गिवन हो कि आपकी nth टर्म में मान लेते हैं हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन है जो कि एपी के अंदर है और उसकी हमारी pth टर्म क्या है? q है, और ये कह रखा हो कि उसकी qth टर्म आपकी p है, तो आप ये बताइए कि आपकी p प्लस qth टर्म क्या होगी? उसको हम बताएंगे कि भाई वो होने वाली है आपकी 0। बहुत रेयर केस है कि अगर आप इनको यूज करेंगे फॉर्मूलाज को, या आपके से जो क्वेश्चन होते हैं जो ये आपके जिस तरह के फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बने हैं थ्योरेटिकल टाइप उस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अगर आपको ये कहा जाए कि आपकी pth टर्म 1/q है, मैं मानो 1/q दे रखी है, या आपकी qth टर्म 1/p दे रखी है, तो भाई आपको बताना है what will be the p into qth term, then this is equals to 1 here। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आपकी कोई सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस के p टर्म्स का सम है q और उसी सीक्वेंस के q टर्म्स का सम है p, then what will be the sum of p plus qth term? This is equals to negative time of p plus q। ठीक है, इससे पहले जो हमने किया था वो और दो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके 1 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके थ्योरेटिकल बेस बन सकते हैं। थ्योरेटिकल बेस क्या? आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी तो बताओ भाई मान लो ऐसे स्टेटमेंट दे रखी हो यहाँ पे और आपको कहा जाए ऑप्शन के अंदर बताओ भाई अगर ये दोनों हैं तो आपकी p प्लस qh टर्म का सम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, और यही कहीं छुपा बैठा होगा ये, तो आपको इसको टिक कर देना है। ठीक है, तो भाई आपके ये थे कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको किससे रिलेट करते हैं? अपने एपी से। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कह रखा है कि जो क्वेश्चन है उसकी अपने दे रखी है कि एक एपी है अपने पास और उसकी जो nth टर्म है का सम है, n टर्म्स का सम है, वो है हमारा दैट इज 1/3 ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n। ये गिवन है और आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? आपको फाइंड करनी है वैल्यू t7 and t की। आ गया ना क्वेश्चन, जिसके अंदर अपने n टर्म्स का सम दे रखा है, ये t7 निकालो, d निकालो। कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपने पढ़ा कि अगर आपको इस तरह से दे रखा हो और tn पूछे तो उसकी क्या थी वैल्यू? sn माइनस 7, और d की वैल्यू क्या थी? d की वैल्यू थी अपनी दैट इज s2 माइनस 2 टाइम ऑफ s1। करे शुरू। देखो भाई अपनी sn क्या है? यही है। अगर मैं इस वैल्यूज को पुट कर देती हूं तो tn, देखो हमें निकालना है t7, तो n की वैल्यू 7 हो गई, तो t7 इज इक्वल्स टू s7 माइनस 1 दैट इज s7 माइनस s6। इसकी वैल्यूज यहां से निकालो और वैल्यू को पुट करो और अपने आंसर को पालो। ठीक है, और अगर आपको d निकालना है तो d निकालने के लिए आप यहां से इस वैल्यू के अंदर पुटिंग करके वैल्यूज और अपने कॉमन डिफरेंस को इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारा रिवीजन चल रहा है, इसीलिए देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा था पहले। अगर आपको इस क्वेश्चन को पूरा देखना है तो हमारी कुछ प्लेलिस्ट बनी होंगी, उन प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ चलते हैं अपने अलग स्टेप पर। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा अर्थमेटिक मीन भी छुपा बैठा हो किन्हीं दो बाउंडेशन के बीच, तो उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं
अब अपने अर्थमेटिक मीन्स की, जो अर्थमेटिक मीन आपका बाउंडेड हो, मैंने कहा कि भाई ए कोई अर्थमेटिक मीन है और ये किसके बीच लाई करता है, ये लाई करता है ए और बी के बीच। भाई मैंने कहा ए और बी के बीच हमारा अर्थमेटिक मीन ए है, तो इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ए प्लस बी ओवर 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अगर देखो, अगर आपको ये दे रखा है और आपसे किसी केस के अंदर, देखो उसका मार्किंग करते हैं, देखो अभी हम देखने वाले हैं, हमने क्या देखा कि हमारे दो एलिमेंट्स के बीच, दो नंबर्स के बीच जो कि आर्बिट्रेरी हैं आपके, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, तो फिक्स है, बता नहीं रहा आपको। ठीक है, अगर इनके बीच में आपको कोई अर्थमेटिक में लाई करता है, उसकी वैल्यू ये होगी। अगर इन्हीं बाउंडेशन के बीच, अगर इन्हीं ए और बी के बीच आपके दो अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं, मैंने माना फर्स्ट अर्थमेटिक मीन विल बी a1 एंड अनदर वन इज a2 हियर। तो यहां से जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज क्या होंगी वो देखिए, यहाँ पे a1 की वैल्यू और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं a2 की वैल्यू। a1 के नजदीक क्या है, a है या b है, a है, तो जो नजदीक है उसका कर दो डबल। तो हमारे a1 के नजदीक a है, तो a का कर दिया डबल और b को लिख दिया सेम, देन बाय कर दिया 3। इसी तरह अगर मैं इस a2 की बात करूं तो a2 के नजदीक है हमारा b, तो b को कर दो भाई डबल और a को रहने दो ऐसे ही और बाय में कर दो 3। अगर आपको अर्थमेटिक में इस तरह से दे रखा हो और हम बात करें कि यहाँ पे आप निकालो हमारा कॉमन डिफरेंस d थी, तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी, दैट इज b माइनस a ओवर n प्लस 1। What is n here? n is the number of arithmetic means lying between the boundation। यहाँ पे n की वैल्यू अपनी 2 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2 हमारे पास नंबर ऑफ अर्थमेटिक है। भाई दो लाई करते हैं ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये बातें। अब हम करने वाले हैं अपनी आगे। भाई देखो, अब आपने देखा कि अर्थमेटिक मीन्स से लाई कर रही है। अगर मैं ये कहूं आपको कि अर्थमेटिक मीन के वैल्यूज तो हम फाइंड कर लेंगे, बट अगर हमें ये कहे कि अर्थमेटिक मीन्स का सम निकाल के बताओ मुझे, और वो सम, वो अर्थमेटिक का सम जो हमारा बाउंडेड है, तो इस तरह का अगर आपके पास कोई इनपुट गिवन हो, कोई डाटा गिवन हो, तो उसके लिए आप निकालेंगे सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स जितने भी हम मानते हैं। मानो मैंने एन अर्थमेटिक मीन कह दिया कि भाई इसके बीच में हमारे एन अर्थमेटिक मीन लाई करते हैं, कैसे कि भाई हमने कहा a1 है, a2 है, अप टू सो ऑन an है, तो इन अर्थमेटिक मीन्स का सम क्या होगा, दैट इज इसी के तरह कि भाई a प्लस बी बाय 2 है, इसका आपको करना है सिर्फ n। ठीक है, n क्या है, n हमारे नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स है। हमने पहले क्या देखा था, वो जो n था जहां पे हम d की बात कर रहे थे कि भाई जो d है हमारा दैट इज b माइनस a ओवर n प्लस 1, वहां पे भी हमने n की बात यही कही थी कि n हमारा नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स लाइन जो कर रहे हैं, इनके बीच जो लाइन कर रहे हैं उनकी वैल्यूज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अर्थमेटिक मीन के अंदर आप एक चीज और सीख लो जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हम अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन को सोल्व तो कर लें, बट अगर अर्थमेटिक मीन गिवन ही ना हो, तो अगर हमें ये कह दिया जाए कि हमारे पास कुछ अर्थमेटिक मीन है जिनकी प्रोडक्ट दे रखी है, जिनकी दे रखी है सम डिवाइड कुछ दे रखा होगा ना, तो भाई उसके केस में, उस केस में हम अर्थमेटिक मीन को किस तरह लेंगे। देखो, अगर आपको कहा जाए कि आपके हमारे जितनी भी अर्थमेटिक मीन है वो अर्थमेटिक मीन्स इवन इन नंबर है, इवन नंबर के हैं, या वो अर्थमेटिक मीन्स हमारे ऑड नंबर के हैं। अगर वो इवन नंबर के अर्थमेटिक मीन्स होंगे तो आपको क्या करना है, आपको मिड टर्म, मतलब टर्म कहां से स्टार्ट करनी है, दैट इज a प्लस डी और यहां पे करना है a माइनस डी। कितने नंबर हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इवन नंबर है तो 2 हो गए, उसके बाद 4 होंगे, तो 4 के लिए हम क्या लेंगे, a प्लस 3 और यहाँ पे a माइनस 3 चलता जाएगा ऐसे। ठीक है,
इसी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपका ओड की बात हो जाए तो ओड के केस में आप मिड टर्म लेंगे ए और फिर यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि यहाँ पे आपका a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव आते जाएंगे, a माइनस डी हो जाएगा, a माइनस 3d हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इवन नंबर्स है ना, यहाँ पे हमारे ओड नंबर्स है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ओड नंबर के केस में आपका मिड जो बनेगा, मिड वैल्यू जो बनेगी वो मिड वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म होगी। यहाँ पे हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है। अब इसके बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट में आपको बता देते हैं। वो क्वेश्चन कहता है कि भाई आप बताओ कि फाइंड द थ्री नंबर्स in AP if their sum is 21 and product is 231। भाई क्या कह रखा है, हमें कह दिया कि हमारे पास AP के अंदर तीन टर्म्स है। अगर तीन टर्म्स है तो तीन हमारा क्या है, ओड है, तो तीन टर्म्स को कैसे लेंगे हम, A लिया, A प्लस डी एंड A माइनस डी। इनको लो, इनकी प्रोडक्ट कितनी कह रखी है, इनकी प्रोडक्ट कह रखी है हमारे पास 27। इनकी प्रोडक्ट कह रखी है 27, मतलब क्या है, a इंटू ए प्लस डी ए माइनस डी इज इक्वल टू 27। a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। इनका अगर आपको सम कहा जाए तो सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे दैट इज a प्लस डी प्लस a प्लस a माइनस डी। ठीक है, d से आपका ये कैंसिल हो गया। अगर इसकी वैल्यू 231 आपकी दे रखी है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू 231। ठीक है, 3 7 21, 3 7 21, a की वैल्यू आ गई आपकी 77। आप जब इस a की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं तो यहाँ पे हमारे पास d भी निकल जाएगा और जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा हो उस क्वेश्चन को, उस चीज को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं इसके केस में आपका सिर्फ यही पार्ट था। AP के अंदर आपकी मोस्ट टर्म्स पूरी हो चुकी है। ये वही फॉर्मूलाज है जो आपके बार बार यूज होते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और अब हम शुरू करने वाले हैं अपना जीपी का कॉन्सेप्ट। भाई देखो, जीपी में ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है भाई, ज्योमेट्री की प्रोग्रेशन दे रखी है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जीपी से। देखो जीपी हमने देखा था, देखो उसको कंपेयर करते हैं एपी से। एपी के अंदर हमारी जो टर्म्स थी वो क्या थी, ए थी, ए प्लस टी ए प्लस 2d अप टू सोन इस तरह से दे रखा था। अगर जीपी के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म a है, देन ar स्क्वायर अप टू ar टू द पावर n माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी कितनी हो गई, n टर्म्स हो गई। यहाँ पे हम कैसे निकालते थे nth टर्म को, दिस इज a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, और यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे tn इज इक्वल्स टू a इंटू द r टू द पावर n माइनस का 1। ठीक है भाई, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब डिफरेंस आता है कि हम यहाँ पे अगर सम की बात करें, किसकी बात करें, सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो ये r है ना भाई, देखो ये r, दिस r विल बी हियर कॉमन रेशियो। क्या है ये हमारा है कॉमन रेशियो। क्या फर्क है, वहां पे जो एपी था उसके अंदर हम डिफरेंस कर रहे थे, यहाँ पे अपना रेशियो कॉमन कैसे आएगा, देखो अगर मैं सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो लूं तो क्या आएगा, AR ओवर A, A से कैंसिल हो गया, आया R। चलो ठीक है भाई, हम मान लेते चलो R के वाला। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो AR तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका, फिर से आप सभी को डिवाइड करेंगे कैसे, हर एक प्रीवियस टर्म को, हर एक अगले वाले टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड करने पर आपको जो कॉमन टर्म दिख रही है आपको, इसको ही हम बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो। ठीक है, अब देखो भाई, अब सम को करने के लिए भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके जीपी के अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स है विद अ कॉमन रेशियो r, ठीक है, कॉमन रेशियो r, अगर आपको इसका सम निकालना हो भाई, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी,
तो उसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी हमारी? उसकी वैल्यूज हमारी डिपेंड करती है आर पे। आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या आर की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा, 1 में से आर की पावर n को घटाएंगे, ठीक है, और फिर इसको कर दो 1 बाय आर इंटू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, ठीक है। अगर आपका r बड़ा है तो इस डिफरेंस के अंदर r पहले आएगा। कैसे आएगा? r टू द पावर n करेंगे हम, इसको हम नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, कि जब हमारे पास हमारी कंडीशन क्या हो कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस का 1। अब थर्ड कंडीशन ये है कि अगर मैं r इक्वल्स टू 1 की बात करूँ, अगर आपका r 1 हो जाए तो हमारी n टर्म्स है, तो ये a कितनी बार रिपीट होगा हमारा? n टाइम्स होगा, तो इसको हम बोल देंगे n इंटू a, ठीक है। देखो भाई, अब इसमें एक चीज और है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये जो जीपी है उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताती हूँ आपको। ये था आपका कि n टर्म्स अगर आपके पास दे रखी हुई है, कोई फाइनाइट टर्म्स दे रखी हो, तो उसके लिए आप इनका सम कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना ये कंडीशंस, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी जीपी के अंदर r टर्म्स ना होके इनफाइनाइट टर्म्स हो तो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी r पे। r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, r की वैल्यू लेस देन 1 हो, या मोड ऑफ r लेस देन 1 हो, ठीक है। जब भी मैं आपकी इनफाइनाइट जीपी की बात करूं, इनफाइनाइट जीपी के सम की बात करूं, तो हमारे पास r ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए हमारे पास वैल्यूज हमारी डिफाइन नहीं होंगी, जबकि हमारे पास डिफाइन किस वैल्यू पे होंगी कि भाई हम r उस कॉमन रेशियो का, कॉमन रेशियो की मोड वैल्यू को देखें तो वो लेस देन 1 आए तब हम इसका यूज करेंगे। किसका? a ओवर 1 माइनस r का। तो ये था आपका इनफाइनाइट जीपी किस तरह से निकालते हैं, उनका इनफाइनाइट अगर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो उसके लिए ये सब यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह से फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले जो जीपी के लिए निकाल रहे हैं, तो उसके लिए कॉमन रेशियो को ये भाई होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी अलग, जैसे हमने एपी के अंदर किया था कि हमारे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अर्थमेटिक जहां पे हमारा एपी के अंदर जो अर्थमेटिक मीन जो है वो 2 नंबर के बीच लाई कर रहा था, इसी तरह हम यहाँ पे मानते हैं कि अगर मेरे पास जीपी के अंदर जो ज्योमेट्रिक मीन है ये हमारा ए और बी के अंदर लाई कर जाए तो इस जी की वैल्यू होगी रूट अंडर ए बी, या मैं ये कहूं कि ए बी की पावर 1/2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वहां पे हमारा क्या था एपी के अंदर, एपी के अंदर हम कैसे निकालते थे, दोनों को ऐड किया और बाय में 2 कर दिया। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक मीन लाइन ना करके 2 लाइन करते हो तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, उनकी वैल्यूज होंगी G1 और G2। देखो भाई, हमने अरिथमेटिक मीन के अंदर देखा था कि A1 की वैल्यू क्या थी, 2a प्लस b ओवर 3, और A2 की वैल्यू क्या थी, दिस इज a प्लस 2b ओवर 3। इसी तरह G1 की वैल्यू होगी कि भाई अगर G1 की बात करें तो a के नजदीक है तो a का कर दो स्क्वायर और b को ले लो सेम, उसकी पावर 1/3। इसी तरह G2 के केस में हमारा नियर b है तो a सेम रहा और b की पावर हो गई 2 और उसकी पावर हो गई 1/3, ठीक है। तो भाई ये है आपका क्या, ये है हमारे ज्योमेट्रिक मीन्स जो हमारे किसी 2 बाउंडेशन के बीच में लाई करते हैं, जिनकी वैल्यूज को हमने बड़े ही इजी तरीके से देख लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आगे वाली टर्म्स को, जिसके अंदर देखो भाई अगर आपको ये कहा जाए, देखो यहाँ पे हमारा जो एक r रह गया, क्या है r, हाँ, अगर r की बात करें कॉमन रेशियो की इन केसेस के अंदर, जैसे हमने वहां पे
आपने डी की बात की थी ना, डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर को, आर इक्वल्स टू, एक मिनट, इसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो जो डी था, उस डी की वैल्यू b माइनस ए और n प्लस वन थी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा ये होता है b बाय ए टू द पावर 1 ओवर n प्लस वन। n आपका फिर से वही है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स लाइंग बिटवीन द दीज बाउंडेशन। ठीक है, तो हमने देख लिया चीजें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको ये सब चीजें ना देके सिर्फ थ्योरेटिकली ये कहे कि आपके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से लाई करता है, अब उनको किस तरह से फाइंड करेंगे? उनको फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आपके दे रखे हैं वो इवन इन नंबर है या ऑड इन नंबर है। तो हम डिस्कस करते हैं अपने दो केसेस को, जिसके अंदर पहला है हमारा इवन नंबर और सेकंड डिस्कस करेंगे हमारे ऑड नंबर। अगर आपको इवन नंबर कह दिया जाए तो आपको क्या लेना है? यहाँ पे लेना है a। ठीक है, और फिर इवन नंबर, भाई इवन नंबर के अंदर आपको a r, तो फिर यहाँ पे a बाय r। ठीक है, यहाँ पे a r स्क्वायर, यहाँ पे a बाय r स्क्वायर, वैसे ही है बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और अगर आपको ओड की बात कही जाए तो बीच में आपका एक a टर्म भी इंक्लूड हो जाएगा, जो क्या होगा? बीच में a, फिर a r, फिर a r स्क्वायर। सिमिलरली साइड a बाय r, a बाय r स्क्वायर। ठीक है, जैसा हमें क्वेश्चन में कह रखा हो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स हम लेके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे हार्मोनिक मीन को। भाई हार्मोनिक मीन का आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट है या नहीं देखते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका हार्मोनिक मीन क्या होता है, दैट इज 2ab ओवर a प्लस b। ये सब तो ठीक है, बट इनके अंदर हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होते हैं जिनको आपने पढ़ रखा है। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। उनके अंदर हमने देखा था कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स हो और वो जो n टर्म्स है वो आपकी ऑल नेचुरल नंबर्स हो, या मैं ये कहूं कि आपकी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? देखो 1 प्लस 2 अप टू सो, अगर मैं n टर्म्स की बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। अगर आपके पास इन नेचुरल नंबर्स का क्या देखिए भाई, ऑड नेचुरल नंबर है, क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अगर इवन दे तो, अगर इवन दे तो इवन की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे ओनली n स्क्वायर निकाल के। अगर आपको कहे कि आपके नेचुरल नंबर्स है बट वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, उनका स्क्वायर दे रखा है, तो उन स्क्वायर के लिए, उन स्क्वायर वाली टर्म्स के लिए हमारी वैल्यूज आती हैं n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर 6। और अगर आपको ऑड टर्म्स की बात करी जाए तो ऑड टर्म्स जो है, क्या सॉरी ऑड टर्म्स बात हमने कर ली, ऑड टर्म्स नहीं, हम बात करते हैं अपनी क्यूबिक टर्म्स की। तो क्यूबिक जो टर्म होती है उन क्यूबिक टर्म की वैल्यूज है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 इस पूरे का स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है अपने ऑल कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूला हमारे हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से लेके अपने कुछ बेसिक टर्म से। ठीक है, तो भाई अपने अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू अगेन दोस्तों।